तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला पार्ट। मैट्रिक्स हमारा कंटिन्यूड है, ठीक है, उसी पे हम कंटिन्यू चलते हैं। जैसा कि कल हमने बात की थी मैट्रिक्स की कई प्रॉपर्टीज के बारे में और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी हमने बात की थी। जो छोटी छोटी बातें थी जिनका यूज हम प्रॉब्लम सोल्व करने में करते हैं, उस तरह की हमने बहुत सारी बातें पिछली क्लास में की थी। तो आज हम बात करते हैं फिर से मैट्रिक्स की, और उसमें आप देखेंगे कि अगर मैट्रिक्स, आपकी कोई मैट्रिक्स है और आप मैट्रिसेस को अगर देखें तो आप उसको टू पार्ट्स में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। उनमें पहला पार्ट है आपका रियल मैट्रिक्स और दूसरा पार्ट है आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। फर्दर हमने रियल मैट्रिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रियल पार्ट्स में पहला जो टाइप है यह है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं बताऊंगा आपको एक एक करके सबके बारे में। स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये पार्ट हो गए आपके रियल मैट्रिक्स के। और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में आपकी हर्मिशन मैट्रिक्स है, इसके बाद स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है और उसके बाद यूनिटरी मैट्रिक्स है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए इसका फॉर्मूला ये है, मतलब A इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वो मैट्रिक्स आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है, तो आप इस तरह की मैट्रिक्स को कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एग्जांपल हम ले लेते हैं एक, ये रहा एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल है आपका A इज इक्वल टू 2 3 4 3 1 -2 4 -2 और 3। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज करें, ए का ट्रांसपोज करें, तो क्या आएगा। मैंने आपको बताया था कि जो रो होते हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो आपके कॉलम होते हैं वो आपके रो में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपकी रो है, तो इस रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 2 3 4। इसके बाद आपकी ये दूसरी रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 3 1 -2। इसके बाद आपकी ये आखिरी रो है, इसको भी हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 4 -2 3। अब देखिए जो आपकी मैट्रिक्स ए थी और जो आपकी मैट्रिक्स आई है ए का ट्रांसपोज, उसमें आप मैचिंग करके देखिए वो सेम है या नहीं। देखिए हमने इसका ट्रांसपोज किया और ये मैट्रिक्स सेम आपकी ए के ट्रांसपोज में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका ए जो है ए ट्रांसपोज के इक्वल है, ए ट्रांसपोज के इक्वल है, इसलिए आपकी जो मैट्रिक्स ए है वो क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद बात करते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक की। इसके बाद बात करते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी सेम है लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क कैसे है, देखिए इफ, रूल क्या है इसका, इफ ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज लेकिन माइनस के साथ, अगर ऐसा है तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो कहलाई जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट हैं 0
3 4 -3 0 2 -4 -2 0 कीजिए आप इसका ट्रांसपोज। वही जो आपकी रो है वो कॉलम हो जाएंगे और जो आपके कॉलम है वो रो हो जाएंगे। तो पहला रो कन्वर्ट हो जाएगा पहले कॉलम में, दूसरा रो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे कॉलम में और तीसरा रो कन्वर्ट हो जाएगा तीसरे कॉलम में। करते हैं 0 3 4 फिर -3 0 2 उसके बाद -4 -2 और 0। ठीक है, इधर कर लेते हैं। अब अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लें तो देखिए क्या होता है। 0 आपका ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से इसकी सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 3 आपका माइनस कॉमन हुआ तो ये प्लस का हो गया, और यहां से माइनस कॉमन हुआ तो ये भी प्लस का हो गया। ये माइनस का 3 हो गया, ये 0, ये आपका प्लस का 2 हो गया, ये आपका -4 हो गया, -2 और 0। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप मिलान करें, आप मैचिंग करें, तो आपका जो ए था, मैट्रिक्स ए था, वो आपके ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। कैसे? ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स क्या है आपका, ये मैट्रिक्स क्या है आपका, अगर आप ध्यान से देखें बिल्कुल ए के इक्वल है, सेम टू सेम ए, और माइनस इसके साथ में, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू -a का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक। नियम है इसका, इफ a इज इक्वल टू -a का ट्रांसपोज। अब इसके बाद कुछ नियम है, कुछ रिजल्ट हैं, उन रिजल्ट को आप याद रखेंगे। जैसे रिजल्ट है आपके, या आप इसको प्रॉपर्टी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज है कुछ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। पहली प्रॉपर्टीज है ए, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और आप उस मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज ऐड कर दें, आप उसमें ए का ट्रांसपोज ऐड करते हैं, तो आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, अगर कोई मैट्रिक्स आपका ए है और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो आपको मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी, अगर आप किसी मैट्रिक्स ए में उसी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर दें, उसी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चौथी और आखिरी प्रॉपर्टी है आपकी, अगर आप ए ट्रांसपोज में, अगर आप ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ओरिजिनल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका जो मैट्रिक्स होगा रिजल्टेंट, वो आपका फिर से सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ये आपकी चार प्रॉपर्टी है। अब इन चारों की चारों प्रॉपर्टी में आपने एक बात तो देखी होगी कि केवल जब आप सबट्रैक्ट कर रहे हैं उसी कंडीशन में आपका स्क्यू सिमेट्रिक रिजल्ट आ रहा है, बाकी जो तीनों कंडीशन है आपकी उनमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रिजल्ट आ रहा है। तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब ले लेते हैं हम एक एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन है
convert the matrix ये आपका कोई एग्जांपल है, कन्वर्ट द मैट्रिक्स, कोई आपको मैट्रिक्स देख रखी है A जो है 1 3 4 -2 4 -1 4 3 -6 कन्वर्ट करनी है। पहला दिया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सेकंड पे दिया है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपका क्वेश्चन है, कन्वर्ट द मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स है, आपको कन्वर्ट करनी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब आप जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी है पहले ही, कि अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है, और अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है। देखिए, अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको मैट्रिक्स में ऐड करना पड़ेगा ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है उसी मैट्रिक्स में आपको ऐड करना पड़ेगा, उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो आपको मिलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रिजल्ट। ओके, और अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए तो आपको मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। सबसे पहले हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन है, आपको चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज। सो A है आपके पास, आप लिखेंगे 1 3 4 -2 4 -1 4 3 -6 ऐड करेंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा आपका 1 3 4 -2 4 -1 4 3 -6। अब देखिए रिजल्ट क्या होगा, ऐड करेंगे आप, करिए ऐड। देखिए जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन पे ऐड होगा। जैसे ये 1 आपका A11 पर है और यहाँ पे ये 1 आपका A11 पे है, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 1 2, फिर ये है आपका A12 पे और ये है आपका यहाँ पे A12 पे, तो आप इनको ऐड करेंगे। बाकी आप समझदार है, ऐड करना आपसे आता है, आप देख लीजिए एक बार। 2 हो गया, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 4 + 4 8 हो गया, इसी तरह आपका नीचे 1 8 आ गया। देखिए 2, इसके बाद 8 2 -12। अब देखिए, अगर आप इस मैट्रिक्स का चेक करना चाहते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, तो आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कर सकते हैं। आप चेक करेंगे इसका ट्रांसपोज क्या है, इसका ट्रांसपोज क्या है। देखिए ट्रांसपोज क्या होगा इसका, 2 1 8 फिर 1 8 2 1 8 2, इसके बाद 8 2 -12। देखिए ये आपकी मैट्रिक्स आई, जिसको आप मान सकते हैं कि मान लीजिए ये मैट्रिक्स B है। आपने जब इस B का ट्रांसपोज किया
जब आपने इस बी का ट्रांसपोज किया तो आपको क्या मिली? मैट्रिक्स बी इटसेल्फ। ओके, तो यही हमारी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि अगर बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी हो या बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ले लेते हैं सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का आपके सॉल्यूशन। आपको मैट्रिक्स ए दी गई है, आप इसे चेक कर सकते हैं, और आपको स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए, आपको चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या करना पड़ेगा आपको कि जो आपकी मैट्रिक्स ओरिजिनल है उसी मैट्रिक्स में से आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, उसी मैट्रिक्स में से आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी उसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए लिखेंगे जो आपको दी गई थी, 1 3 4 -2 4 -1 4 3 -6। उम्मीद है मुझे आप नोट्स बना रहे होंगे क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपके नोट्स ही आपके लिए सबसे बेहतरीन काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लेते हैं हम माइनस इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, 1 3 4 1 3 4 -2 4 -1 4 3 -6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको पता है जो जिस एलिमेंट की जिसकी जहां पे पोजीशन है वो उसी एलिमेंट की पोजीशन में से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे 1 -1 ये A11 पर है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, और ये भी A11 पर है। तो आप जो भी ऑपरेशन करेंगे वो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ करेंगे जो उसकी पोजीशन पे रखा हुआ है। करते हैं 1 -1 0 3 प्लस 3 + 2 5 4 -4 0। सही चल रहा है काम, देखते रहिए आप। इसके बाद -2 -3 -5 और ऐसे ही आप सभी एलिमेंट्स के साथ में ऑपरेशन कर सकते हैं। 0 4 0, तो ये आपकी आ गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप फिर से वही जांच करने के लिए इसका ट्रांसपोज कीजिए। देखिए 0 5 0 -5 0 -4 0 4 0 हो गया। अब देखिए अगर आप इस मैट्रिक्स में, ये मैं नीचे कर देता हूं यहां पे, अगर इस मैट्रिक्स में से आप माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा, देखिए 0 5 0 -5 0 -4 0 + 4 0। अब देखिए ये मैट्रिक्स जो आपका रिजल्ट आया था स्क्यू सिमेट्रिक, और ये मैट्रिक्स जो आपका भी रिजल्ट आया है वो दोनों का दोनों सेम है। फर्क कितना है, केवल इस माइनस का। और यही आपका नियम है स्क्यू सिमेट्रिक का कि यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करें और वो आ जाए आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल विद माइनस साइन, तो आप ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब चलते हैं हमारा आखिरी टाइप रह गया था रियल मैट्रिक्स में, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है
आइए देख लेते हैं। कंडीशन है इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। अगर आपका ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर हो तो आप ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो आप ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, ए ट्रांसपोज बराबर है ए इनवर्स के तो आप ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर आप इसी प्रॉपर्टी का आगे यूज करें तो आपको एक रिजल्ट और मिलेगा। तो रिजल्ट कैसे होगा देखिए, आपने क्या किया, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और आपको पता है क्योंकि आप बीटेक कर चुके हैं कि आपको बैलेंस करने के लिए अगर आप मल्टीप्लाई एक साइड में कर रहे हैं तो आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए उसी एलिमेंट से वही ऑपरेशन दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। यानी कि आपको ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स के साथ में भी करनी पड़ेगी। और आप जानते हैं ए इंटू ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ए इनवर्स कैसे कर सकते हैं आप, ए ऐसे कैसा ही, ए इनवर्स देखिए 1/a, ये नीचे आ गया 1 के, कट वैल्यू क्या हुई 1, और जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये थोड़ा पेन स्क्रीन पे फिसल रहा है तो इस वजह से थोड़ी लाइन ऊपर नीचे हो रही है, बाकी डोंट माइंड, आप समझदार है, आप समझ सकते हैं अच्छे से, नो प्रॉब्लम। अब एग्जांपल लेते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट हैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कोस थीटा, ये आपके एलिमेंट है। अगर आप इस एलिमेंट का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा देखिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, कीजिए ट्रांसपोज कोस थीटा। मैंने आपको बताया है कि जो आपकी पहली रो है आप उसको पहला कॉलम बनाएंगे, फिर आपका जो दूसरा रो है आप उसको दूसरा कॉलम बनाएंगे। तो इस तरीके से आप रो कॉलम के इंटरचेंज करने से ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं। कोस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, हो गया यहां तक। अब देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें और आपका रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए तो आप ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो चलिए देख लेते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई का रिजल्ट ऑर्थोगोनल मतलब आइडेंटिटी आता है या नहीं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कोस थीटा, सबसे पहले हम ए ले रहे हैं, उसके बाद साइन थीटा कोस थीटा, फिर ए ट्रांसपोज आया है आपका कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये कोस थीटा। अब देखिए आप इनकी मल्टीप्लाई करें, देखिए हॉरिजॉन्टल एरो और ये आपका वर्टिकल एरो, कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा में, फिर माइनस साइन थीटा की मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा में। इसमें जो पहली मैट्रिक्स इसमें हॉरिजॉन्टल चलेंगे और जो आपकी दूसरी है उसमें वर्टिकल चलेंगे। ठीक है, करते हैं चलिए, कोस थीटा स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा स्क्वायर। देखिए अब यहां देखिए कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस माइनस साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा। अब इसमें देखिए क्या हुआ, साइन थीटा कोस थीटा, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कोस थीटा साइन थीटा। आगे चलते हैं, देखिए साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस प्लस सो प्लस, और कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0, आपस में घट के। इसके बाद यहां भी साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, सो 0, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगेन 1। और आप ये क्लियरली देख रहे हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 है, और अगर डायगोनल एलिमेंट आपके 1 1 हो तो उस तरह की मैट्रिक्स होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उस तरह की मैट्रिक्स होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो ही हमारा रिजल्ट था कि अगर आपका A इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को आप कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी A है वो आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि जो आपका मैट्रिक्स A है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है कि अगर कभी बात होगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिखिए तो आपको कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा ये लिखना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी कई बार दिया होता है कि आपके पास कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, आपको दिया नहीं होगा, केवल आपको कह दिया गया होगा कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए और वो ऑर्थोगोनल है, तो वो आपको अपने आप अपने माइंड से ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कैलकुलेशन आपको करनी है तो आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अपनी तरफ से राइट करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, अभी तक वो एग्जाम में तो नहीं आया लेकिन आने के उसके चांस है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछता है आपसे द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और आगे आपको चार ऑप्शन दिए आपको दिए गए हैं, कुछ ऑप्शन इस तरह से। पहले दिया गया है फर्स्ट 1, सेकंड पे दिया गया है आपको -1, ये आपको आंसर दे दिए गए। द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स 1 है और -1 है। अब ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है आपका बोथ, बी ऑप्शन है आपका ओनली फर्स्ट, और सी है आपका सेकंड। क्वेश्चन समझ गए आप? द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आपको आंसर दे दिए 1 -1। फिर पूछा गया है क्या बोथ, क्या ये दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के आंसर है, या फिर आपका केवल पहला ही आंसर है, या फिर आपका केवल दूसरा ही आंसर है। तो अभी जैसा आपने देखा यहाँ पे कि जो आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था उसका जो रिजल्ट आया था वो आइडेंटिटी आया था, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो
वैल्यू होती है वो 1 होती है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको 1 और -1 दोनों दे दिया गया है। तो हो सकता है कि आपसे वहां गलती हो जाए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो रिजल्ट होता है वो आइडेंटिटी होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इस कंडीशन के हिसाब से आप बी को आंसर कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए। चलिए देखते हैं कैसे। हमारे पास जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका एक टाइप और है, और वो टाइप है आपका रिफ्लेक्शन। वो टाइप है आपका रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, और ये भी आपका एक टाइप है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का 1 0 0 -1। तो ये आपका रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है, जो एक टाइप है आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। तो अगर आप इस रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो देखते हैं ये क्या आता है। करिए सोल्व। मान लीजिए ये कोई रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, आपने इसको नाम दे दिया आर। तो आर का डिटर्मिनेंट क्या होगा, कीजिए। -1 1 मल्टीप्लाई -1 -1 0 मल्टीप्लाई 0 -0। सो वैल्यू क्या है आपकी -1। तो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स से आपकी वैल्यू आ रही है -1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई से आपकी वैल्यू आएगी 1। तो इस हिसाब से आपके जो आंसर हुए वो क्या हुए, बोथ -1 भी और आपका 1 भी। तो आंसर क्या होगा आपका ए। ओके, आंसर होगा आपका ए, बोथ। एक क्वेश्चन आया था आपका सिविल 2009 में। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ऑप्शन थे ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b। ऑप्शन बी था आपका बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। सी ऑप्शन था आपका बी इनवर्स इज इक्वल टू बी, और आपका डी ऑप्शन था बी इनवर्स इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। आप 30 सेकंड पोज रखिए वीडियो और मुझे आंसर बताइए। अपने दिमाग में सोचिए और उसको बोलिए, भले ही वो गलत हो लेकिन फिर भी आप उसको बोलिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसा इसमें दिया गया है अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए चेक करते हैं हम सबसे पहले बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b। तो अगर आप याद करेंगे पिछले कंसेप्ट को तो आपको ध्यान आ जाएगा कि अगर b इज इक्वल टू -b ट्रांसपोज हो तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या कह रहे थे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस हिसाब से क्या हुआ आपका ऑप्शन ए आंसर। सिविल में फिर से क्वेश्चन आया इसी टाइप का जो मैं आपको करा चुका हूं पिछली स्लाइड में। सिविल 2011 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन था
ए मैट्रिक्स है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स which is neither symmetric nor skew symmetric and A transpose is its ट्रांसपोज। पेन फिसल रहा है स्क्रीन पे, इस वजह से थोड़ी राइटिंग में डिफरेंस है, बाकी आप समझ रहे होंगे, आप समझदार है सभी। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू है। द सम एंड डिफरेंस of these matrices are defined as ये सम है, S मीन्स सम A प्लस A ट्रांसपोज एंड D यानी के डिफरेंस A माइनस A ट्रांसपोज। आगे ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है which of the following statement is true। आगे स्टेटमेंट है आपका, स्टेटमेंट ए both S and D are symmetric। B है आपका both S and D are skew symmetric। ऑप्शन सी S is skew symmetric and D is symmetric। और ऑप्शन डी था आपका लास्ट, S is symmetric and D is skew symmetric। ओके, अब इसमें ट्रू ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है देखिए। कहा गया है एक आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है और जो ना तो सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है और उसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है। सम एंड डिफरेंसेस आर सम एंड डिफरेंस the sum and differences of these matrix are defined as S आपका सम है A प्लस A ट्रांसपोज और डिफरेंस आपका A माइनस A ट्रांसपोज। Which of the following statement is true?
कहा गया है कि एस और डी आपके सिमेट्रिक हैं पहले ऑप्शन में, दूसरे में कहा गया है एस और डी आपके स्क्यू सिमेट्रिक हैं, तीसरा ऑप्शन सी एस इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड डी इज सिमेट्रिक, और ऑप्शन डी में कहा गया है एस इज सिमेट्रिक एंड डी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब जो मैंने आपको बताया है आप उसको अगर पीछे से पेज पलट के देखें तो वहां मैंने इस तरह के नोट्स प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में ऐड करते हैं तो उस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर आप किसी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करें तो आप उस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब आप इन चार ऑप्शन में अगर मैच करेंगे तो आपको केवल इस तरह का ऑप्शन एक ही दिखाई देता है, वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट है, ट्रू है कि एस इज सिमेट्रिक एंड डी इज स्क्यू सिमेट्रिक। एक क्वेश्चन आया था मैकेनिकल 2009 में क्वेश्चन था, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है M जिसकी वैल्यू है 3/5 4/5 x 3/5। आगे कहा गया है उसी क्वेश्चन में इफ M ट्रांसपोज इज इक्वल टू M इनवर्स, if M transpose is equal to M inverse then X will be, ऑप्शन थे आपके -4/5, ऑप्शन नंबर बी -3/5, ऑप्शन सी 3/5 एंड ऑप्शन डी was 4/5। अब देखिए आपको कुछ कंडीशन दी गई है, आपको उस कंडीशन का यूज करना है। जैसे मैट्रिक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स इनवर्स। अब याद कीजिए ये प्रॉपर्टी किस मैट्रिक्स की है, आप पीछे पेज देख भी सकते हैं पलट के कि ये प्रॉपर्टी किस मैट्रिक्स की है। देख लिया? सुनिए, अगर नहीं देखा है, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या आपको नहीं याद है उसके बारे में, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आपका M ट्रांसपोज इज इक्वल टू M इनवर्स, यानी कि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके इनवर्स के इक्वल हो तो उस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? M इंटू M ट्रांसपोज, M इंटू M ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब करेंगे हम, देखिए M लिखेंगे, क्या है आपका 3/5 4/5 x 3/5। इसके बाद ट्रांसपोज करेंगे M का, तो M का ट्रांसपोज होगा 3/5 4/5 x और 3/5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? 1 0 0 1। देखिए कीजिए मल्टीप्लाई, थोड़ी जगह कम हो गई लेकिन कर देंगे हम, इसी में हो जाएगा एडजस्टमेंट। कीजिए 3 3 कीजिए मल्टीप्लाई, 3/5 इंटू 3/5 9/25 प्लस 4/5 4/5 16/25। इसके बाद x इंटू 3/5, सो 3x/5 प्लस 3/5 इंटू 4/5 12/25 इज इक्वल टू 1 0 0 1। अभी पहली रो का हुआ है, अब दूसरी रो का देख लेते हैं।
x इंटू 3/5 3x/5 प्लस 3/5 4/5 12/25। इसके बाद x इंटू x स्क्वायर प्लस 3/5 इंटू 3/5 9/25 इज इक्वल टू 1001। अब आपको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन से मतलब क्या हुआ, आपको जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है वो एलिमेंट इक्वल के साइन के दूसरी तरफ उसी पोजीशन के एलिमेंट से कंपेयर होगा। जैसे बता दे रहा हूं मैं आपको, यह आपका A11 इक्वल साइन इस साइड में ये A11, तो अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको 1 के इक्वल रखना पड़ेगा। फिर 3x/5 प्लस 12/25 आप इसको कंपेयर करेंगे 0 के साथ में, इसको कंपेयर करेंगे 0 के साथ में, और इसको कंपेयर करेंगे आप 1 के साथ में। ठीक है, लेकिन आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो आप वो एलिमेंट लेंगे जिसमें आपका x हो और x फाइंड करने में आपको कम से कम प्रॉब्लम हो। तो देखिए, अगर आप यहां पे लेते हैं इस वाले एलिमेंट को कंपेयर करते हैं 1 के साथ में, लेकिन यहाँ तो x नहीं है तो आपको यहाँ से x नहीं मिलेगा। फिर आप इसको देखते हैं 3x/5 प्लस 12/25 इज इक्वल टू 0, यहां से आपको x मिल सकता है। तो देखिए कैसे करते हैं, करें कंपेयर। 3x/5 प्लस 12/25 इज इक्वल टू 0 कीजिए। 3x/5 इक्वल, आप इस 12/25 को इक्वल से दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो जो निशान होगा इसका वो इंटरचेंज हो जाएगा। निशान क्या है इसके सामने, प्लस का, तो उधर जाके हो जाएगा -25। ठीक है, अब देखिए 5 5 जा और 3 4 जा, सो x इज इक्वल टू -4/5। ऑप्शन से मिलान करेंगे और देखते हैं कि -4/5 ऑप्शन किस में है। देखिए -4/5 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। इसके बाद बात करते हैं आपके कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की। जैसे हमने आपको टाइप बताए थे रियल मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बारे में हमने बताया था, तो रियल मैट्रिक्स हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, या हम इनको नॉन रियल मैट्रिक्स भी कहते हैं, नॉन रियल मैट्रिक्स। कौन कौन सी थी आपकी, पहली थी आपकी हर्मिशन, सेकंड थी आपकी इश्क्यू हर्मिशन, और थर्ड थी आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, लगभग उसके सेम ही है, उसके जैसी है, थोड़ा सा फर्क है, वो क्या है हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हर्मिशन की हम बात करें, अगर ए थीटा इज इक्वल टू ए, इफ ए थीटा इज इक्वल टू ए, तो हम उस तरह की मैट्रिक्स को कहते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स। उस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स। ए थीटा क्या है, पहले मैं आपको बता चुका हूं, ए थीटा होता है ट्रांसपोज ऑफ अ conjugate मैट्रिक्स।
इसके बाद सेकंड, पहला हो गया आपका, अगर ए थीटा इज इक्वल टू ए हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स। और ए थीटा क्या होता है आपका, ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। सेकंड की बात करते हैं, इफ ए ट्रांसपोज, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, अगर ऐसी कई कंडीशन है, ऐसी कई कंडीशन आपको मिलती है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। और थर्ड और लास्ट है आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स। इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि अगर ए थीटा, सॉरी, अगर ए मल्टीप्लाई बाई ए थीटा का रिजल्ट अगर आइडेंटिटी हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए, तो उस तरह की मैट्रिक्स को कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। उस तरह की मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आके आपकी जो मैट्रिक्स की जो बातें हैं वो लगभग पूरी हो गई, जो बेसिक बातें हैं। इसके बाद बेसिक बातें हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट में सबसे पहले प्रॉपर्टी है, कुछ कंडीशन है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी अभी नहीं आएगी, प्रॉपर्टी बाद में आएगी, पहले यह गलती से हो गया। सबसे पहले डिटर्मिनेंट की एक कंडीशन है, कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट, आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड ओनली इफ मैट्रिक्स will be a square matrix। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आपके पास कोई आपके पास में मैट्रिक्स है और आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो कंडीशन है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर ही होना चाहिए। स्क्वायर से मतलब क्या हुआ, स्क्वायर से मतलब क्या हुआ, या तो वो 2x2 हो, या वो 3x3 हो, या वो 4x4 हो, या वो 5x5 हो। मतलब क्या हुआ इसका कि रो और कॉलम की जो नंबर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। 3 रो तो 3 कॉलम होने चाहिए, 4 रो है तो 4 ही कॉलम होने चाहिए, 5 रो है तो 5 ही कॉलम होने चाहिए, अगर आपको उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है इसका, रिप्रेजेंट भी करते हैं हम। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि हम इसको ट्राइंगल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और या हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है आपका और उसके बराबर में आपने दो लाइन इस तरीके से बना दी, तो उसको आप कहेंगे डिटर्मिनेंट। ओके, अब मान लीजिए आपके पास में कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा स्क्वायर है या नहीं। तो आपने चेक किया, ये तो स्क्वायर है, 2x2 की मैट्रिक्स है, तो आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे होगा, ठीक है, ये होगी डायगोनल मल्टीप्लीकेशन। डायगोनल मतलब तिरछी गुना, ऐसे a इंटू डी, a इंटू डी माइनस सी इंटू बी, माइनस सी इंटू बी, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा।
इसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। कोई आपको मैट्रिक्स दी हुई है, ये आपका कोई एग्जांपल है, कोई आपको मैट्रिक्स दी गई है 1 2 5 7, फाइंड ए, मीन्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, डेल्टा इक्वल टू या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डायगोनल मल्टीप्लीकेशन 1 7 जा 7 माइनस 5 2 जा 10, सो -3 आंसर। कुछ नोट पॉइंट है। पहला नोट पॉइंट है आपका, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, उस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड है आपका नोट पॉइंट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और थर्ड है आपका, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी और आप उनका मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो उनका इंडिविजुअल में भी डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा। ये आपके पॉइंट है छोटे छोटे। अभी तक आपने जो देखा डिटर्मिनेंट वो 2 क्रॉस 2 का देखा। अब एक सोल्व कर लेते हैं हम क्वेश्चन जो मैकेनिकल 2004 में आया हुआ भी है। एक मैट्रिक्स है आपके पास 3 क्रॉस 3, 8 x 0 4 0 2 12 6 0, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन क्या है, x की वैल्यू क्या होगी फॉर विच, जिससे कि a बिकम सिंगुलर। अब पहले मैं आपको बता चुका हूं कि सिंगुलर की कंडीशन क्या है। सिंगुलर की कंडीशन होगी a का जो डिटर्मिनेंट है अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो वो कंडीशन होती है आपकी सिंगुलर की। तो आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखते हैं कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आप ऐसे कर लीजिए, सिंपल है बहुत, आप ध्यान रखेंगे आपसे गलती भी नहीं होगी। इसके ऊपर पॉजिटिव मार्क कर लें, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, कैसे, 8 लिखेंगे, ये वाला 8, फिर ब्रैकेट, अपने माइंड में कैलकुलेट करेंगे कि हमने इसको इरेज कर दिया, इसको हमने खत्म कर दिया है। बचा क्या आपके पास, ये हमने इरेज कर दिया, 8 के कॉलम भी इरेज कर दिया और 8 के साथ में जो रो थी वो भी आपने इरेज कर दी। बचा क्या आपका, इतना एलिमेंट, इतने एलिमेंट बचे आपके पास, ये 4 एलिमेंट। और इनकी आपको डायगोनल मल्टीप्लीकेशन करनी है, कैसे, 0 इंटू 0 0 माइनस 6 इंटू 2 12, 0 माइनस 12, फिर ये वाला एलिमेंट माइनस x। अब आपको x का रो भी इरेज करनी है मन मन में, माइंड में अपने, और आपको इस x का कॉलम भी इरेज करना है। देखिए ये इरेज हो गया और ये आपका इरेज हो गया। बचा क्या आपका 4 इंटू 0 एंड 12 इंटू 2, 4 इंटू 0 0 माइनस
12 इंटू 2 24। आ रही बात पकड़ में। इसके बाद पॉजिटिव और फिर 0 और फिर ब्रैकेट। अब 0 के साथ ब्रैकेट में कुछ भी हो तो 0 ही होगा, तो ये हमें सोल्व करने की आगे आवश्यकता नहीं है। किसके इक्वल? a क्या है आपका? 0। सो मल्टीप्लाई 8 इंटू -12 -96, फिर -24 इंटू -x प्लस 24x। सोल्व करेंगे 24x इज इक्वल टू 96, सो x इज इक्वल टू 4 आंसर। और ऑप्शन आपको दिए गए थे, a आपका था 4, b था आपका 6, c था आपका 8 और d था आपका 12। आंसर क्या है? x इज इक्वल टू 4, सो आंसर क्या होगा आपका? a। अब लेते हैं हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है डिटर्मिनेंट की? व्हेन रो और कॉलम इंटरचेंज देन -1, then -1 comes into multiply। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई मैट्रिक्स है A B C D और आप इसको इंटरचेंज करना चाहते हैं। आप इसको जैसे A B C D हमने इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसकी जो है ना रो या कॉलम को चेंज करते हैं तो क्या होगा? जैसे आपने कॉलम को चेंज कर दिया, पहले लिख दिया आपने B और D, बाद में हो गया आपका A C, यानी आपने कॉलम इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, ये नियम है जो आपको याद रखना है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2 है इफ a row or column multiply by scalar x, then determinant of matrix multiply by k। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर k से, ये k है, आप किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई की तो उसके डिटरमिनेंट में भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसके डिटरमिनेंट में भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3। इसमें आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए A, जिसके एलिमेंट है
1 3 1 -2 4 3 3 1 -2। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो उसका डिटर्मिनेंट होगा 10। और आपके पास कोई मैट्रिक्स है बी में एलिमेंट है आपके 2 6 2 -4 8 6 6 2 -4। अब देखिए आपको इस मैट्रिक्स बी में कुछ जो एलिमेंट दिए गए उनमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा। जैसे देखिए इस रो की अगर मैं बात करूं, यहां से देखिए 2 कॉमन है। अगर मैं इस रो की बात करूं तो यहां से भी 2 कॉमन है। और अगर मैं इस रो की बात करूं तो यहां से भी 2 आपका कॉमन है। तो आप हर एक रो में से अलग अलग नंबर्स कॉमन लेंगे और उसको अलग अलग लिखेंगे। जैसे पहली रो में 2 कॉमन है, दूसरी रो में भी 2 कॉमन है, और जो तीसरी रो है उसमें भी 2 कॉमन है। और आप इस तरीके से बचे को लिख सकते हैं। कैसे? 2 कॉमन आया तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ -2, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ -2। और अगर आप देखें तो देखिए ये मैट्रिक्स आपकी कंप्लीटली इस मैट्रिक्स ए के जैसी है। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये हो गया आपका 2 पावर 3, और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा आपका? डिटर्मिनेंट अगर बी आप फाइंड कर रहे हैं 2 रेज द पावर 3, और इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है? 10। सो ये 10 हो गया। और अगर आप इसको सोल्व करें तो आपका आंसर क्या होगा? 80। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी 80। तो इस प्रॉपर्टी से आपने क्या सीखा कि अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर से तो आप हर एक रो या हर एक कॉलम में से इंडिविजुअली कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था मैकेनिकल 2014 में, दिया गया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको मैट्रिक्स दिया गया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है 1 3 0 2 6 4 -1 0 2। कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे हमें काम करना है। इज -12। तो पूछा गया था डिटर्मिनेंट ऑफ 2 6 0 4 12 8 -2 0 4 व्हाट? क्या होगा? ऑप्शन थे आपके ए -96, बी -24, सी 24 एंड डी 96। तो अब आप देखिए इस मैट्रिक्स को, यहां से आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। देखिए सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स को नोट कर लीजिए। हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 6 0 4 12 8 -2 0 4। अब देखिए यहां से कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा इसमें से। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। लीजिए फिर 2 आया आपका पहली रो से, 2 आया आपकी दूसरी रो से, और 2 आया आपकी तीसरी रो से। बचा हुआ लिख देंगे 1
3 0 1 3 2, सॉरी ये हो जाएगा 2 6 4 और ये हो जाएगा यहाँ -1 0 2। अब डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अब देखिए ये तो हो गया 2 रेज़ द पावर 3 मीन्स 8 और डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है और इसका डिटरमिनेंट 130 ये आपको दिया हुआ है। देखिए 130264 -120 कितना दिया हुआ -12 सो आप इसको रखेंगे मल्टीप्लाई में करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू -12 -96। सो आंसर क्या होगा आपका ए। सही है, कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत धीरे धीरे हम काम को कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन था एमई 2014 का क्वेश्चन था फॉर 3x3 रियल मैट्रिक्स for 3x3 real matrix for 3x3 real matrices P Q एंड R। आपको 3x3 की 3 मैट्रिक्स दी गई हैं P Q R और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन सही है। विच इक्वेशन, पूरा लिख देता हूं मैं, इक्वेशन इज करेक्ट। ए दिया गया है P Q प्लस R, P Q दिया गया है आपको R P, फिर बी ऑप्शन है आपका P माइनस क्यू टू R P स्क्वायर माइनस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। उसके बाद C दिया गया है डिटर्मिनेंट P प्लस Q इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट P प्लस डिटर्मिनेंट Q। उसके बाद D दिया गया है आपको P प्लस Q स्क्वायर होल इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस PQ प्लस QP इज इक्वल टू Q स्क्वायर। आपके पास 3 कोई मैट्रिक्स हैं PQR और बताना है आपको कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। चेक करते हैं शुरू से। देखिए चूंकि ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में आपको याद होना चाहिए कि AB डज नॉट इज इक्वल टू BA। मतलब आप यहां ऐसा नहीं कर सकते कि AB और BA दोनों एक जैसे होंगे, वो केवल नंबर्स में होता है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे रिजल्ट आपका चेंज हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे P इंटू क्यू, P पहले फिर बाद में Q सही है, PQ सही है, फिर प्लस प्लस P इंटू R, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ R इंटू P, तो पहला ऑप्शन आपका गलत। उसके बाद P माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर माइनस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। चेक करते हैं इसको, ये सही है या नहीं। बी ऑप्शन को चेक करते हैं, P माइनस क्यू का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है बताइए। अभी तक तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है P स्क्वायर माइनस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। P माइनस क्यू इंटू P माइनस क्यू, ये इसका एक्चुअल मतलब होता है मैट्रिक्स में। तो अब इसके आप मल्टीप्लाई करेंगे P इंटू P, P स्क्वायर, फिर
P इंटू माइनस P इंटू क्यू, पी क्यू वो भी माइनस का P क्यू, इसके बाद क्यू की मल्टीप्लाई होगी माइनस क्यू पी और माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर। अब मैच कीजिए, पी स्क्वायर सही है, क्यू स्क्वायर सही है, लेकिन यहाँ क्या है माइनस पी क्यू और ये क्या है माइनस क्यू पी। आप इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ए बी डज नॉट इज इक्वल टू बी ए, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसके बाद डिटर्मिनेंट आपका p प्लस क्यू अगर होल में है इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ p प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ q, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। ऑप्शन 4 क्या है आपका p प्लस क्यू होल स्क्वायर। अब आप इसको ऑप्शन क्या दिया गया है आपको डी में, क्या ऑप्शन दिया गया है आपको p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू पी प्लस क्यू स्क्वायर। एक्चुअल मीन्स क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, फिर से इसमें अप्लाई करते हैं वही रूल, पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। करें मल्टीप्लाई, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू पी प्लस क्यू स्क्वायर, मैच कीजिए, देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी क्यू और क्यू पी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है राइट ऑप्शन है और ये आपका आंसर होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो आया था आपका कंप्यूटर साइंस 2014 में। क्वेश्चन था कोई मैट्रिक्स है एक आपके पास, इफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है आपके पास A इज सच दैट, कैसी है वो मैट्रिक्स, A इज इक्वल टू 2 माइनस 4 2 माइनस 4 7 और फिर कुछ ऐसे 1 9 एंड 5। ठीक है, क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो इनकी जो मल्टीप्लाई है या मल्टीप्लीकेशन है इन दोनों के दोनों मैट्रिक्स की वो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी सबसे पहले तो करते हैं, देखिए कैसे, हॉरिजॉन्टल और ये आपका वर्टिकल, ये आपका 3 क्रॉस 1 और ये आपका 1 क्रॉस 3 कंफर्मेबल है क्योंकि 1 और 1 पहले का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल है तो ये कंफर्मेबल है, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई आपने काफी की है, मुझे लगता है कि अब आप मल्टीप्लाई करने में महारत हासिल कर चुके होंगे, कुछ मैंने कराई कुछ आपने अपने आप भी प्रैक्टिस की होगी। तो आइए कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, 2 1 जा 2, इसके बाद कीजिए यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, इसके बाद हमें आगे चलना है, लेकिन आगे चलना है ऐसे और नीचे चलना है ऐसे, लेकिन ना तो इसमें आगे एलिमेंट है और ना इसमें नीचे एलिमेंट है, समझ रहे बात आप, ना तो इसमें आगे एलिमेंट है और ना इसमें नीचे एलिमेंट है, तो आप इसको यहीं छोड़ देंगे 2 1 जा 2। उसके बाद इसमें देखिए 2 इंटू 9 18, आप चलना है इसमें ऐसे और इसमें चलना है ऐसे, तो आप चलेंगे ऐसे लेकिन आगे एलिमेंट नहीं है तो छोड़ देंगे इसको भी। फिर इसके बाद 2 इंटू 5 10, सिंपल है। उसके बाद -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर -4 इंटू 9 -4 इंटू 9 -4 इंटू 9 -36, उसके बाद -4 इंटू 5
-20, उसके बाद 7, फिर 7 इंटू 9 63, उसके बाद 7 इंटू 5 35। ठीक है। अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए अगर आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए पहली रो में से आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, दूसरी रो में से आपको 4 दिखाई दे रहा होगा कॉमन विद माइनस, उसके बाद आपको थर्ड में से 7 दिखाई दे रहा होगा कॉमन, और जो आपका बचा उसको आप लिख लीजिए 1 9 5। देखिए और यहाँ पे देखिए 1 9 5, और यहाँ पे देखिए 1 9 5। देखिए अब देखिए अगर आपके मैट्रिक्स में कोई 2 रो या कॉलम, मिनिमम कोई रो या 2 कॉलम आपके एक जैसे हो जाए, कोई रो कोई 2 रो या कॉलम एक जैसे हो जाए तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है। तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। यहां तक आपका मैट्रिक्स हो गया था, और उसके बाद आपको फाइंड करना था डिटर्मिनेंट। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब भी आपके मैट्रिक्स के अंदर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से ज्यादा रो या कॉलम सेम हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो इस तरह इसका आंसर होगा आपका 0। ये आपको पता होगा, आपने 12th में पढ़ा है, आपने बीटेक में भी इसका काफी यूज किया है, तो मुझे लगता है कि आप इस बात को जानते होंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम माइनर ऑफ मैट्रिक्स। माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, पहले हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स formed by deleting one row and one column of the larger matrix। ये होता है आपका माइनर। इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म बाय डिलीटिंग वन रो एंड वन कॉलम ऑफ द लार्जर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, एक इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है 1 -1 0 2 4 6 3 -2 एंड 4। ये है आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। अब आपको माइनर चाहिए। माइनर क्या चाहिए आपको? माइनर m, और चाहिए आपको 1 1। तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए 1 1 का मतलब होगा पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम। तो ये रहा देखिए आपका 1 1, ये रहा आपका 1 1। तो आपको इसके रेस्पेक्ट में चाहिए। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या काम ने, स्क्वायर मैट्रिक्स का है जो फॉर्म होता है डिलीटिंग वन रो एंड वन कॉलम। अब किस किस को आपको डिलीट करना है? देखिए 1 1 है तो आपका एलिमेंट हुआ ये, तो आप इसके रेस्पेक्ट में रो डिलीट कर देंगे और इसी के रेस्पेक्ट में आप कॉलम डिलीट कर देंगे, इसी के रेस्पेक्ट में आप रो डिलीट कर देंगे और इसी के रेस्पेक्ट में आप
कॉलम डिलीट कर देंगे और जो आपका बचेगा वही आपका माइनर होगा। तो बचा क्या आपके पास, देखिए ये तो आपने डिलीट कर दी, देखिए ये तो आपने डिलीट कर दी और ये भी आपने डिलीट कर दिया। तो बचा क्या आपके पास, 4 6 -2 4। और होता क्या है, डिटर्मिनेंट। तो आप इसकी डायगोनल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 × 4 16, फिर माइनस 4 × 4 16 माइनस, अब जो भी काम करेंगे हम ब्रैकेट में करेंगे, आगे माइनस आ गया, 6 × -2 -12। सोल्व करेंगे इसको, 16 + 12 क्या हुआ, 28। M11 क्या होगा आपका, 28। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। अब इसके बाद एक एग्जांपल है आपके पास, और वो कुछ ऐसा है, 3 2 1 2 -1 3 -3 1 9। कहा गया है, ये कोई आपके पास में कोई मैट्रिक्स है, कहा गया है कि माइनर मैट्रिक्स लिखे, माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए। अब माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए आपको बताना है, तो आप कैसे बताएंगे, देखिए जो अभी मैंने आपको ये तरीका बताया, ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, क्योंकि आप गेट की तैयारी कर रहे हैं और गेट में आपके पास टाइम बहुत कम होता है, या काम करने लायक टाइम होता है, आप उसमें फालतू काम नहीं कर सकते। तो अब देखिए इसमें हम जल्दी से काम कैसे करेंगे, देखिए माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए, देखिए कैसे हम इसमें काम करेंगे, इज इक्वल टू, सबसे पहले माइनर आपको इसका देखना है, फिर आपको इसका लिखना है, फिर आपको इसका लिखना है, फिर आपको इसका लिखना है, फिर आपको -1 का लिखना है, फिर 3 का लिखना है, फिर -3 का लिखना है, फिर 1 का लिखना है, और फिर 9 का लिखना है। देखिए बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको 3 का माइनर लिखना है, तो आप क्या करेंगे, 3 वाले एलिमेंट के साथ में जो कोरेस्पोंडिंग रो है और कोरेस्पोंडिंग कॉलम है, आप उसको डिलीट करेंगे, बचे हुए का आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और वो आप यहाँ पे रख देंगे। कैसे देखते हैं, देखिए इसके रेस्पेक्ट में आपने अपने माइंड में इसको डिलीट किया, बचा क्या आपका -1 × 9 -9 -3। मैं थोड़ा बराबर में करके दिखा देता हूँ आपको, -1 3 1 9, क्या हुआ आपका 9 माइनस और -3, क्या है आपका -9 -3 -12, तो ये -12 यहाँ आ गया। तो ऐसे ही आपको करना है, कैसे, अब आप 2 पे देखिए, देखिए 2 ये क्लास, ये कॉलम क्लास 2 के कोरेस्पोंडिंग, और ये आपका रो क्लास, बचा क्या आपका 2 × 9 18 -3 -3 कितना हुआ, दोबारा एक बार फिर से करके देख लीजिए, बचा आपका 2 3 -3 9, देखिए 18 माइनस एक बार और फिर ब्रैकेट में -3 × 3 -9, सो 18 माइनस माइनस प्लस 9, सो कितना हो गया 27। तो यहाँ पे क्या आ गया 27। ऐसे ही इसमें करना है 1 में, देखिए ये डिलीट 2 × 1 2 -3 -3 -1 3 और 2 -1, कैसे, चलिए बता देता हूं मैं आपको इसमें, फिर बाद में हम डायरेक्ट कर लेंगे। आपका बचा क्या, इसके कोरेस्पोंडिंग 2 -1 -3 1, देखिए 2 माइनस एक बार और उसके बाद ब्रैकेट में सब कुछ,
-3 -1 3। सो आंसर क्या है आपका? -1। तो ये आपका यहाँ पे -1 हो गया। इसके बाद आपको सारा काम ऐसे ही करना है। देखिए देखिए 2 के रिस्पेक्ट में ये क्लास और ये क्लास बचे क्या आपका? 2 × 9 18 और -1 17। इसके बाद आपका इसके रिस्पेक्ट में ये डिलीट और फिर ये डिलीट। 9 × 3 27 और -3 तो माइनस माइनस प्लस सो 13। फिर ऐसे ही 3 के साथ में देखेंगे ये डिलीट, इसके बाद ये डिलीट, ये डिलीट और ये डिलीट। बचा क्या? 3 × 1 3 माइनस -3 × 2 -6 माइनस माइनस प्लस सो 9। देखिए उसके बाद आखिर में आ गए हम यहाँ पे। देखिए 2 × 3 6 माइनस माइनस प्लस -1 -1 और माइनस ऑलरेडी ये वाला तो माइनस माइनस प्लस तो 7। इसके बाद आपका ये क्लास और ये 3 3 9 -2 7। उसके बाद ये वाला 9 के कोरिस्पोंडिंग ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म। 3 माइनस के और माइनस के 4 सो माइनस के 7। तो ये हो गया आपका माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का माइनर निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं कोफैक्टर की। फॉर्मूला इसका होता है, सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे। आई रो जे कॉलम की संख्या है और उसके बाद आपका m i j m क्रॉस n। इसके बाद मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है A जिसके एलिमेंट कुछ इस तरह हैं 3 1 -4 6 4 -3 1 2 1 और आपको कोफैक्टर 3 2 और कोफैक्टर 1 1 आपको बताना है। तो कोफैक्टर 3 2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले -1 ये वाला, इसके बाद i मीन्स 3 और j मीन्स 2 और इंटू m 3 2। अब देखिए 3 + 2 5 -1 रेज़ द पावर 5 -1 और m 3 2 देखते हैं तीसरी रो और दूसरा कॉलम। तो तीसरी रो कौन सी आपकी? ये। और सेकंड कॉलम थर्ड रो और सेकंड कॉलम। थर्ड रो ये रही और सेकंड कॉलम ये रहा। बताइए थर्ड रो और सेकंड कॉलम यानी कि ये एलिमेंट। तो आप इसको मन मन में इसको आप जो है डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे और जो बचा आपका उसके आप डायगोनल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कैसे? 3 × -3 -9 और -6 × -4 -24। सो वैल्यू क्या हो गई? कोफैक्टर 3 2 इज इक्वल टू -15। अब आगे कोफैक्टर 1 1। अब कोफैक्टर 1 1 के लिए क्या करेंगे आप? फॉर्मूला था -1 i प्लस जे m क्रॉस n। रखे वैल्यू -1 1 + 1 और m 1 1। क्या हुआ? -1 की पावर 2 1 m 1 1। अब 1 1 चाहिए आपको। देखिए
वन वन का है पहली रो और पहला कॉलम, यानी कि ये तो होगा आपका वन वन। तो आप इसको माइंड में अपने डिलीट करेंगे, वन वन ये रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, बचा क्या? 4 into 1 4, 4 into 1 4 क्या होगा देखो, 4 माइनस 3, 2 into -3 -6, तो क्या हो गया है 10। सो 1 into ये क्या है आपका आंसर 10, सो 10, सो को फैक्टर 1 1 होगा आपका 10। तो इसी तरीके से अगर आप को फैक्टर ऑफ ए लिखें, अगर आप इसी तरीके से को फैक्टर ऑफ ए लिखें हर एक के लिए, तो आपका को फैक्टर ऑफ ए हो जाएगा 10, 9, 8, 9, 7, 5, 13, 15, 6। ठीक है, अब इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना, वो क्या है, वो है साइन। साइन क्या होगा हर एक एलिमेंट का। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 10 का जो साइन होगा वो होगा आपका पॉजिटिव, 9 का नेगेटिव, 8 का पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये इस तरीके से आपका कोफैक्टर ऑफ ए आ गया। इसके बाद एडजॉइंट, अगर आपको एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फॉर्मूला आता है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, यानी कि जो अभी आपका कोफैक्टर ये आया है, अगर आपको इसका एडजॉइंट निकालना है तो इस पूरे के पूरे का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज का आपको पता है, जो रो है उसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और जो आपके कॉलम है उसको आप रो में कन्वर्ट कर देंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अब एक देखिए, कोई मैट्रिक्स है आपके पास A 1 -4 3 2, फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दूसरे नंबर पे फाइंड करना है आपको एडजॉइंट ऑफ ए। फिर थर्ड है आपका ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, और फोर्थ पे आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए फाइंड करना है। अब देखिए डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, ए इज इक्वल टू 1 -4 3 2 इज इक्वल टू 1 into 2 2 minus 4 into 3 -4 into 3 -12, so 14। इसके बाद आपको एडजॉइंट फाइंड करना है, तो अगर एडजॉइंट आपको फाइंड करना है तो उससे पहले आपको कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा, देखिए ये था आपका मैट्रिक्स 1 -4 3 2, ये आपका मैट्रिक्स था। इस मैट्रिक्स का आपको कोफैक्टर चाहिए, तो कोफैक्टर फाइंड करेंगे। देखिए आपको पहले A11 चाहिए, सॉरी M11 चाहिए, तो 1 ये रहा आपका, M11 ये हो गया, तो पहला रो और पहली कॉलम आप डिलीट करेंगे, पहला रो और पहली कॉलम आप डिलीट करेंगे, तो बचा क्या आपका यहाँ 2। ऐसे ही आप फिर
M12 लेंगे। 12 का मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम डिलीट करेंगे आप, तो बचा क्या यहाँ पे 3। फिर ऐसे यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे आपका 1 बचेगा। हो गया। अब इसके बाद आपको पता है यहाँ पे जो साइन आएंगे वो कैसे आएंगे, वो -1 i प्लस j के हिसाब से आएंगे। तो अब देखिए 1 1 पहली रो और पहला कॉलम, तो -1 की पावर 2, -1 की पावर 2, सो ये पॉजिटिव। इसके बाद यहाँ ये आपका हो जाएगा -1 की पावर, पहली रो है और दूसरा कॉलम है, तो -1 की पावर 3, सो ये क्या आएगा -1। तो ऐसे ये -1। फिर ये यहाँ पे क्या आएगा देखिए, ये हो गया आपका पहली रो, सॉरी दूसरी रो और पहला कॉलम, यानी कि दूसरी रो -1 की पावर, दूसरी रो और पहला कॉलम, सो -1 की पावर 3, सो माइनस माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, और एक माइनस और, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, सॉरी प्लस, क्योंकि ये दूसरी रो और दूसरा कॉलम हो जाएगा ना, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, और -1 की पावर और 2 और 2, -1 की पावर 4, सो 1। ये आ गया कोफैक्टर ऑफ ए। अब आपको एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है उसका, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा आपका 2 -3 4 1। ये क्या था आपका, ये था आपका सेकंड, ये था आपका सेकंड, यानी आपने सेकंड पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर दिया है। उसके बाद थर्ड पार्ट पे चलते हैं हम आपके। थर्ड पार्ट था आपका, थर्ड था आपका a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कीजिए। a है आपका 1 -4 3 2, और एडजॉइंट ऑफ a है आपका 2 4 -3 और ये 1। मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा 14 0 0 14। आप यहाँ से 14 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 0 0 1। क्या बचा आपका 14 1 0 0 1 मीन्स 14 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर आप फोर्थ पार्ट है आपका, अगर आप करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो ये भी आपका, तो ये भी आपका क्या आएगा, यही आएगा 14 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चाहे आप करके देख लीजिएगा। तो अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से जो नोट करने वाली बात है वो हो जाएगी, चाहे आपका a इंटू एडजॉइंट ऑफ a हो या एडजॉइंट ऑफ a इंटू a हो, वो हमेशा मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, क्योंकि 14 आपका क्या था डिटर्मिनेंट था, इंटू आई एन क्रॉस एन। ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी, याद आप इसको रखेंगे। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आपके पास और है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए n-2
2 इंटू ए, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। और n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आपकी और है जिसको हमने थर्ड प्रॉपर्टी नाम दिया कि अगर आपके पास कोई एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए और उसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2 की होल पावर 2। उसका फॉर्मूला होगा ए की पावर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 की होल पावर 2। ये आपको एक एग्जांपल दिया गया है। कोई आपके पास मैट्रिक्स है A 3 क्रॉस 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 3, देन एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट क्या होगा। फॉर्मूला आपके सामने है, देखिए कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। आप जानते हैं कि एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A n-2 की होल पावर 2 होता है। इसलिए आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है, ये रहा 3, n है आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मींस 3 माइनस 2 की होल पावर 2, सो 3 ओके 3 minus 2 1 raised the power 2, so 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए काफी है इतना, आप इसको तैयार करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसर्न करेंगे बाय ईमेल, और जो हमने आपको मेथड बता रखे हैं हमसे कांटेक्ट करने के, उन मेथड्स का आप इस्तेमाल करेंगे और आप हमसे कांटेक्ट करेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।